व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि 2080 में हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट इतना खराब हो जाएगा ना कि चारों तरफ सुनामी, तूफान और भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर होते ही रहेंगे। पर असली खतरा तो अभी आना बाकी था। लेकिन क्या हम सभी इंसान एकजुट होकर इनसे बचने का तरीका निकाल भी पाएंगे? इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 2080 का अर्थ दिखाया जाता है, जहाँ पर हर दिन अलग अलग टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स होते ही रहते थे। अर्थ की आधे से ज्यादा जगहें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तूफान और भूकंप आना तो एकदम कॉमन हो गए थे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पृथ्वी पर से हम इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन सारी चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए पूरे 27 कंट्रीज एकजुट होकर आ जाती हैं। कई महीनों के डिस्कशन के बाद वो इस पॉइंट पर पहुंचे थे कि वो पूरे अर्थ के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट की एक टीम बनाएंगे, जो शायद से इन सभी डिजास्टर से बचने का तरीका बता पाएंगे। यूएस की वो बड़ी कमेटी जिन्होंने साइंटिस्ट का वो टीम बनाया था, वो जेक नाम के एक सीनियर साइंटिस्ट को इस मिशन का लीडर बनाते हैं। और अब जेक अपनी टीम के साथ काफी ज्यादा मेहनत करने लगा था। एक मीटिंग में वो सभी कंट्री वालों को अपना प्लान बताता है, जिसमें कि उनकी टीम स्पेस में एक बहुत ही बड़ा सैटेलाइट भेजेगी। उस एडवांस सैटेलाइट की मदद से वो सब पूरे अर्थ पर होने वाले डिजास्टर्स का पहले ही पता लगा सकते थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, वो सैटेलाइट भूकंप, सुनामी जैसे डिजास्टर्स के मोशन को एनालाइज करके उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता था। सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो सब अपनी सैटेलाइट का यूज संघाई में आए हुए एक बहुत बड़े तूफान में करते हैं। और लकीली उनका वो सैटेलाइट प्रॉपरली काम कर रहा था। उनके सैटेलाइट ने तो उस बड़े से तूफान को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर अब जेक को यूएस कमेटी वाले मीटिंग के लिए बुलाते हैं। कमेटी वाले जेक से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उसने सैटेलाइट का यूज बिना पूछे किसी भी कंट्री पर कर दिया था। और अब कमेटी के लोग जेक से उस सैटेलाइट की पूरी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग मांगते रहते हैं। दरअसल कमेटी वाले ये चाहते थे कि वो सैटेलाइट का यूज उन कंट्रीज पर करे जो वो चाहते हैं। पर जेक उनकी इस बुरे इरादे को समझ गया था, इसीलिए वो अपने सैटेलाइट के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए मना कर देता है। लेकिन अब कमेटी वालों ने गुस्सा होकर जेक को इस मिशन से निकाल दिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद पता चलता है कि जैक के भाई केविन ने ही कमेटी वाले को उसके खिलाफ भड़काया था, क्योंकि केविन अपने भाई की इतनी तरक्की से काफी ज्यादा जलने लगा था और वो कैसे भी चाहता था कि उसका भाई नीचे गिर जाए। जेक के जाने के बाद गवर्नमेंट उस सैटेलाइट को काफी अच्छे से यूज करती है और अब धीरे धीरे अर्थ पर हो रहे डिजास्टर्स एकदम से रुक गए थे। लग रहा था कि हमारी पृथ्वी अब बच जाएगी। ऐसे करते करते पूरे 3 साल बीत जाते हैं। लेकिन तभी मिलिट्री वालों को रेगिस्तान में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। वहाँ का टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया था ना कि रेगिस्तान का एक छोटा सा भाग पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। मिलिट्री वाले भी इन सारी चीजों को देखकर एकदम शॉक ही रह जाते हैं। जब इन बातों के बारे में कमेटी को पता चलता है, तब वो इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते रहते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि सैटेलाइट में कुछ खराबी होने के कारण वो अपने आप ही इन्वायरमेंट को चेंज कर दे रही है। लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके सैटेलाइट को रिपेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना तो अर्थ पर डिजास्टर की संख्या काफी बढ़ जाएगी। लेकिन जेक के अलावा और कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उतना जानता नहीं था, इसीलिए अब उनके पास सिर्फ अब जेक ही ऑप्शन बचता है उस सैटेलाइट को ठीक करने के लिए। लेकिन उन्होंने तो कई साल पहले जेक को निकाल दिया था, तो आखिर वो कैसे जेक को वापस लेकर आ पाएंगे? इसीलिए अब केविन तुरंत अपने भाई के पास पहुंच गया था। हालांकि जेक फर्स्ट टाइम में केविन को मना कर देता है, लेकिन केविन ने जेक को थोड़ी सी धमकी दी थी कि उस पूरे सैटेलाइट के इंटरनल सिस्टम को जेक ने ही बनाया है और अगर सैटेलाइट की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए तो इसका पूरा इल्जाम जेक पर ही आ जाएगा। जेक भी कहीं न कहीं डरता रहता है, इसीलिए वो कमेटी वापस ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया था। जेक ने सैटेलाइट जिस हिसाब से बनाया था उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बहुत सारे सैटेलाइट मौजूद थे और हर एक सैटेलाइट अलग अलग कंट्रीज को मॉनिटर करता था। जेक और उसकी पूरी टीम के जाने के बाद नए नए एम्प्लॉयज को हायर किया गया था, जिसमें से एक एम्प्लॉय काफी ज्यादा कंफ्यूज लगता है और ये एम्प्लॉय तो लिटरली इंडिया से बिलोंग करता था। वो पता नहीं क्यों एक हार्ड ड्राइव में सारा डेटा ट्रांसफर कर रहा था, पर तभी उससे थोड़ी सी गलती हो गई और सैटेलाइट का एक हिस्सा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे कि वो एम्प्लॉय तेजी से स्पेस में चला गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब हमें हांगकांग में बैन नाम का एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है। वहाँ के सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा गर्मी से परेशान थे और ऐसी गर्मी आज तक वहाँ पर कभी हुई ही नहीं थी। बैन से तो एक अंडा जमीन पर गिर जाता है और वो अंडा तो लिटरली बॉईल होने लगा था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हांगकांग में कितनी ज्यादा गर्मी थी। और अब देखते ही देखते हांगकांग की सड़कों के नीचे से गरम गरम लावा बाहर निकलने लगता है। सारे लोग इतनी गर्मी और लावे की वजह से मारे जा रहे थे, मानो कि अर्थ अभी पूरी तरीके से फट जाएगी। बैन एक सेफ जगह पर आने के बाद केविन को कॉल करता है, जो उसे सैटेलाइट को चेक करने के लिए बोल रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। केविन भी जब सैटेलाइट के सिस्टम में लॉगिन करने का ट्राई कर रहा था, तब वो सैटेलाइट का एक्सेस नहीं ले पा रहा होता। वहीं जब कम्युनिटी के बाकी एम्प्लॉइज भी लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, तब उन्हें भी नाकामयाबी ही मिल रही थी।
यानी कि सैटेलाइट को किसी ने बुरी तरीके से हैक कर लिया है और वो तो सैटेलाइट को अलग अलग कंट्रीज के ऊपर उल्टा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कम्युनिटी वाले तो इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और अब तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेचुरल डिजास्टर होते ही जा रहे होते हैं। लेकिन अभी तो एक बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर आना बाकी था और वो था जियोस्टॉर्म। ये एक ऐसा तूफान, सुनामी और अर्थक्वेक जैसा मिश्रण है जो एक ही बार में पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म कर देगा। अब हमें बेन इन्हीं सारी चीजों पर रिसर्च करते हुए दिखाया जाता है जिनके ग्रुप ने मिलकर सैटेलाइट को हैक किया था। वो बेन के सारे कलेक्ट किए गए डेटा को छीन लेते हैं। बेन तो कैसे भी करके अपनी जान बचाकर एक जगह पर जाकर छुप गया था। अब जैक कम्युनिटी के अंदर वापस आ चुका था। कम्युनिटी के लीडर्स जैक को सारी सिचुएशन बताते हैं। जैक को पता चला था कि सैटेलाइट को किसी ने हैक कर लिया है, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ सैटेलाइट का सोल्यूशन निकालने के लिए रेडी हो जाता है। सैटेलाइट को देखने के बाद जैक को पता चल गया था कि सैटेलाइट को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो अफगानिस्तान में बर्फ गिरा दे और हांगकांग में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा दे। जैक को इन सारी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ और भी डेटा इकट्ठा करने में लग गया था। अब यहाँ बेन केविन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पास उन हैकर्स के डिटेल्स हैं जिन्होंने सैटेलाइट को हैक किया है। बेन तो केविन को उससे मिलने के लिए बुला भी रहा था, लेकिन जब केविन उसके पास पहुँचता है तभी बेन को अचानक से एक कार ने टक्कर मार दी थी। बहुत ही ज्यादा चोट लगने की वजह से बेन की जान चली जाती है और अब केविन को उन हैकर्स के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेक अपनी पूरी टीम के साथ उस इंडियन एम्प्लॉय के बारे में जानता रहता है जिसके साथ सैटेलाइट में वो घटना हुई थी। जेक ने तो वो हार्ड ड्राइव रिकवर कर लिया था जिसमें उस इंडियन एम्प्लॉय ने डेटा ट्रांसफर किया था। जेक ने जब उस हार्ड ड्राइव के अंदर के डेटा को चेक किया तब उसे पता चला था कि किसी ने जानबूझकर सैटेलाइट के सिस्टम में वायरस डाला है और ये वायरस इतना डायनेमिक था ना कि वो पूरे सैटेलाइट के सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर पा रहा था और इसी वजह से अफगानिस्तान और हांगकांग जैसे देशों में इस तरह के डिजास्टर्स हो रहे थे। लेकिन सिर्फ गिने चुने कंट्रीज पर ही क्यों? जेक को पहले से ही यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर शक था क्योंकि वो पहले भी जेक से सैटेलाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसीलिए अब जेक अपने भाई केविन को ये सारी बातें बताता है, लेकिन केविन को प्रेसिडेंट पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब केविन भी कहीं न कहीं सोच में पड़ गया था, इसीलिए उसने एक दूसरे हैकर की मदद से सैटेलाइट के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। हाँ, वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, पर केविन को इस बात का प्रूफ मिल चुका था कि प्रेसिडेंट और उसके एम्प्लॉइज कहीं न कहीं इस हैकिंग में इन्वॉल्व है। अब यहाँ जैक की टीम को पता चलता है कि सैटेलाइट एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो सारे छोटे छोटे सैटेलाइट जो अलग अलग कंट्रीज को मॉनिटर करते थे वो भी अब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। जेक अपनी टीम के साथ कुछ सॉल्यूशन निकालता है और अब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर वो मेन सैटेलाइट को रिस्टार्ट करने में कामयाब हो गए तो शायद से ये सारी चीजें रुक सकती थी। लेकिन मेन सैटेलाइट के सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन चाहिए थे, लेकिन प्रेसिडेंट तो अपना स्पीच देने के लिए अलग अलग देशों में ट्रेवल करते रहते हैं। अब केविन अपने एक सीनियर जिसका नाम डेविड था उससे ये सारी बातें बता देता है कि प्रेसिडेंट ही इन सारी चीजों के पीछे हैं। लेकिन अब डेविड काफी सोच में पड़ गया था कि केविन को ये सारी बातें कहां से पता चली। डेविड ने जब केविन के सामने उस हैकर के बारे में बात की तब केविन को साफ साफ पता चल गया था कि डेविड भी कहीं न कहीं इस हैकिंग में इन्वॉल्व है और अब डेविड केविन पर हमला कर देता है। लेकिन केविन ने खुद को बचाने के लिए कमरा बंद कर दिया था और अब डेविड भी कुछ टाइम बाद वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देते जा रहे थे, पर तभी केविन वहाँ पर आकर प्रेसिडेंट की एक गार्ड से मिलता है जो प्रेसिडेंट की सारी सिक्योरिटीज को हैंडल करती थी। केविन ने फीमेल गार्ड को सारी बातें समझा दी थी कि कैसे उनके प्रेसिडेंट की जान खतरे में है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए अब वो लेडीज सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और प्रेसिडेंट को एक सेफ जगह पर लेकर चली गई थी। उनकी कार में तो केविन भी आ जाता है जो प्रेसिडेंट को डेविड के बारे में सारी बातें बताते जा रहा था, पर अब डेविड भी एक दूसरी कार लेकर उन सभी का पीछा करने लगा था। सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से चारों तरफ अलग अलग डिजास्टर्स होते ही जा रहे थे। अब यहाँ सैटेलाइट पर जेक ने अपने सारे क्रू मेंबर्स को वहाँ से जाने का परमिशन दे दिया था, क्योंकि जेक ने जब कई सालों पहले इस पूरे सैटेलाइट को बनाया था तब उसने सैटेलाइट के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम भी इंक्लूड किया होता है कि सैटेलाइट में किसी भी टाइप की खराबी या फिर वायरस आ जाए तो सैटेलाइट खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली जाएगी, यानी कि अब थोड़ी ही देर में पूरी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। जेक ने अपने सारे मेंबर्स को बचाने के लिए वहाँ से भेज दिया था, जो कि बचने के लिए अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जेक के साथ उसकी एक कलीग रुक जाती है और वो दोनों सैटेलाइट के डेटा को कलेक्ट करने लगते हैं।
अब दूसरी तरफ डेविड को प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था। प्रेसिडेंट डेविड से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब जाकर डेविड अपना सीक्रेट रिवील करता है। दरअसल वो प्रेसिडेंट के नीचे काम करते हुए पक गया था और वो अब खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता था। इसीलिए उसने प्रेसिडेंट के नाम से सैटेलाइट को हैक किया और अलग अलग कंट्रीज पर हमला किया, जिससे कि प्रेसिडेंट की गद्दी चली जाए और वो खुद नया प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन अब डेविड को अपने इस काम के लिए जेल भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट केविन के साथ आकर मेन सैटेलाइट के सिस्टम को अनलॉक कर देते हैं। जिसके बाद सैटेलाइट में जेक और उसकी कलीग एक छोटे से कैप्सूल में चले गए थे और अब सही टाइम पर वो सब सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद उस सैटेलाइट में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, जिससे कि पूरी सैटेलाइट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद पृथ्वी पूरी तरीके से सेफ हो गई थी, यानी कि वो खतरनाक जियोस्टॉर्म जो कि अर्थ पर आने वाला था वो भी अब कई सालों के लिए टल जाएगा और अब अर्थ का पूरा एनवायरनमेंट एकदम से नॉर्मल हो जाता है। वहीं जेक को कमिटी में अपनी पोजीशन वापस मिल गई थी और अब केविन भी अपने भाई की इन सारी अचीवमेंट की वजह से जलता नहीं था, बल्कि वो और प्राउड फील कर रहा था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।